हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं और साथ ही आरबीएसई और सीबीएसई का कोर्स भी कवर करते हैं। आज जो हमारा वीडियो है क्लास 12 के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां वीडियो है और आज हम कूलम्ब्स लॉ करने वाले हैं और ये कूलम्ब्स लॉ का पहला वीडियो है। इसमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करके कूलम्ब्स लॉ के पर जो धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते हुए काफ़ी अच्छे सवाल भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे और अलग अलग टाइप क्वेश्चन की कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो होगा वो आपके कंपटीशन नीट और जेई लेवल के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो बने रहिए, इसके आगे के वीडियो भी आते रहेंगे और स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी यूजफुल है। ये ठीक वैसा ही है जैसा गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का नियम है। न्यूटन का नियम क्या है कि ये हमारे पास एक मास m1 है और दूसरा द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो ठीक जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इस टाइप से होता है। तो इसी तरह से कूलाम का नियम बिल्कुल सेम है। Q1 और Q2 दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी r है। तो F जो होता है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो काम यहाँ पे मास कर रहा है ठीक उसी तरह से काम यहाँ पे कौन कर रहा है? आवेश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ठीक उसी तरह का ये नियम है, एक टाइप की एनालॉजी है। और अब हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। अभी हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में काफी इंपॉर्टेंट है। करते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, उन दोनों के बीच की दूरी मान लो स्मॉल r है, तब क्या होगा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत बल, ये हम कह सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। डिपेंड करेगा उनका नेचर कैसा है। अगर वो ऑपोजिट नेचर के है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। और अगर वो सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में, यानी कि दोनों ही प्लस है या फिर दोनों ही माइनस है, ऐसे में उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। तो स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मैग्नीट्यूड Q1 का और मैग्नीट्यूड Q2 का इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, समानुपाती होता है। तथा दोनों आवेशों के, तो आसान सी परिभाषा है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सिंपल सा नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, F r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि भाई हमने लैंग्वेज क्या लिखी। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर और बिंदु आवेश होना चाहिए। पहली बात तो ये है
कि ये स्थिर आवेशों के लिए ही लगता है, मूविंग आवेशों के लिए नहीं लगता। और आवेश कैसा होना चाहिए, पॉइंट या स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल है, गोलीय आवेश है तो भी ठीक है, लेकिन बिंदु आवेश के लिए सत्य है। इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम करते हैं मानक Q1 व Q2 दो आवेश है जो r दूरी पर, दो बिंदु आवेश है जो, बिंदु लिख देते हैं, बिंदु आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। अगर ये r दूरी पर स्थित है तो हम इनका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास Q1 चार्ज हुआ और कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये Q2 चार्ज हुआ और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, ये जो वीडियो है उसमें हम प्रयास ये करते हैं कि सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल एज ए क्लास नोट्स की तरह अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे जो आवेश है तो हम काम करते हैं कूलाम के नियम से। पहली बात बताई थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2, समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। और F जो होता है वो दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दे सकते हैं। तो इन दोनों को साथ साथ लिखा जा सकता है। Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर नीचे की साइड है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं हम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई न कोई कांस्टेंट जरूर आता है। यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं K, और K है कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्केलर फॉर्म में, अदिश रूप में। हमने इसमें अभी दिशा को कंसीडर नहीं किया है। और ये जो बल है, ये बल एक खाली परिमाण है, इसमें हम दिशा के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसी बल को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो F वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अभी एक दोनों अगर चार्ज है, दोनों आवेश है जो दोनों या तो प्लस के हैं या माइनस के, यानी कि सहजाती है। सहजातीय का मतलब लाइक चार्जेज है तो इनमें रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पे निशान प्लस का आएगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह किस चीज को बताता है, प्रतिकर्षण को बताता है। प्लस का निशान किसको बताता है, प्रतिकर्षण को बताता है। और अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज कोई भी नेगेटिव हो, कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का जो गुणा होता है प्रोडक्ट, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि प्लस चिन्ह प्रतिकर्षण को और माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, आकर्षण को। और इधर की साइड, राइट साइड में जो इक्वेशन बनी है उसके राइट साइड में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि सदिश नहीं है, तो इसलिए हम इधर लगाते हैं R कैप। R कैप एकांक सदिश है, और एकांक सदिश जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो R कैप इज इक्वल टू सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। ये तो वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि F वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप, और R कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं। ठीक है, इधर हम अलग कलर से लिख देते हैं। ये हमारे पास बिकॉज ऑफ R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R है। ठीक है, ये चीज है। अभी क्या रहा है कि अगर R स्क्वायर और R को गुणा किया जाए तो F वेक्टर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा, ये R क्यूब हो जाएगा और R वेक्टर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आया ये भी कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यहाँ पे K क्या है, एक बात और लिख देते हैं, प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण को, और यहाँ पे माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, आकर्षण को, अट्रैक्शन को, आकर्षण को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं भाई K क्या है, और R तो हमें पता है डिस्टेंस है दोनों के बीच की,
के क्या चीज है? के है कूलाम नियतांक। हम बात कर रहे हैं कूलाम नियतांक। एक तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये दो सदिश रूप हो गए इसके। ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर कहीं आता है, कंपटीशन में कहीं आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला हो सकता है ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर ये मिल सकता है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब हम बात करते हैं कूलाम नियतांक के की। कूलाम नियतांक, ठीक है, के, इसके बारे में बात करते हैं कि के क्या है। एक कूलाम नियतांक है, एक कांस्टेंट है, और के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो क्या चीज है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस टाइप से हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 यहाँ आ चुका है, तो हम इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा कि ये अदिश रूप है, स्केलर फॉर्म है, और 1 अपॉन जो के था समीकरण 3 में, ये जो के था, इस के की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी जो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था वो एज इट इज रहेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? ये है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। लेकिन अभी हम लिखते हैं कांस्टेंट के बारे में। जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट अभी हम देखेंगे, और ये होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कैसे होगी वो अभी हम देखेंगे। और के का एक फॉर्मूला हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखा है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता का क्या मतलब होता है कि दो आवेशों के बीच में कुछ बल लगता है, उसमें मीडियम किस तरह से इफेक्ट डालता है उस चीज को शो करने वाला एक नियतांक है ये। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स लिखते हैं हम 8.85 × 10⁻⁻12, और ये इसका उल्टा होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे आया और के ऊपर आया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात है, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो के की वैल्यू अप्रॉक्स ये अपने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले को माध्यम के लिए। किसके लिए? माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए हम क्या काम करेंगे? एफ मीडियम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एयर लिख देते हैं, या फिर वैक्यूम लिख सकते हैं। एयर और वैक्यूम के लिए आगे देखेंगे। एप्सिलॉन आर का मान जो होता है, वैल्यू होती है जो 1 होती है। मीडियम आएगा तो हम क्या काम करेंगे? वो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं। अब एप्सिलॉन आर क्या है वो देखते हैं, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मीडियम के अंदर फॉर्मूला। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जैसा एयर में है, ठीक है। एयर लिख देते हैं, एयर के अंदर है बिल्कुल सेम फॉर्मूला। फर्क कितना है कि एप्सिलॉन आर यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन जीरो है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन आर क्या है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो उसको हम इधर लिख देते हैं। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है अभी देखेंगे, लेकिन हम अभी एक काम करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं जो एयर के लिए है, और ये दे देते हैं समीकरण नंबर 5 जो मीडियम के लिए है, ठीक है।
और अपेक्षिक विद्युतशीलता, दो विद्युतशीलताओं का अंतर है। और एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन आर जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, किसके लिए? एयर के लिए या फिर निर्वात के लिए, ठीक है। और एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है किसी माध्यम के लिए, कोई भी माध्यम हो सकता है माध्यम के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से, तो समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग दे दो, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 5 जो है डिवाइडेड, तो ये आ जाएगा एफ एम अपॉन एफ एयर या फिर वैक्यूम। मीडियम के लिए ये जो है वो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो वैल्यू है पूरी एप्सिलॉन आर को छोड़ दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ एयर लिख सकते हैं। और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चीजें कट जाएगी, तो वही चीज वापस आनी है। ये पूरा हटा के इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? एफ एयर, ठीक है। तो अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यही जो बचेगा, और ये जो बचेगा एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इक्वल टू 1 अपॉन, ये 1 अपॉन करके है तो ये नीचे की साइड बचेगा। एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ, इसको उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये जो किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू आया एफ एयर अपॉन एफ मीडियम आया है, ठीक है। तो देखें, इसको यही कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने लिखा है कि एप्सिलॉन आर ग्रेट इक्वल टू ये और किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1। तो देखें यहां पर किसी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए तो माध्यम के लिए क्या करेंगे हम? एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ एफ एयर अपॉन एफ मीडियम ग्रेटर देन 1। तो एफ जो होगा, एफ एयर जो होगा वो ग्रेटर देन एफ मीडियम होगा। हम बात कर रहे हैं फोर्स की, जो हवा में बल लगेगा वो ज्यादा होगा और किसी मीडियम में, ये एक रिजल्ट आया, और किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि अगर मान लो किन्हीं चार्ज को हमें अलग अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे मीडियम में रखना पड़ेगा जिसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, और एप्सिलॉन आर का मान जब ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में एफ एयर काफी ज्यादा होगा। अगर हमें इसको कम करना है तो मीडियम में डालो, और जब मीडियम में डाला तो फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो फोर्स कम होने पर रिजल्ट क्या आएगा कि हम दोनों चार्जेस को सेपरेट इजीली कर पाएंगे और कम फोर्स से ही उनको सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये जो है एफ एयर हमने लिखा है और एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है, और इसी को हम के कहते हैं, ठीक है। ये के थोड़ा अलग टाइप से लिख देते हैं, और ये के जो है इसको हम परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक। ये भी एक तरह का अंक है, एक तरह का कांस्टेंट है, और इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये एक ही चीज है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो पानी के लिए K इक्वल टू 80 होता है,
81 होता है फॉर वाटर, ठीक है, पानी के लिए अप्रोक्स 81 होता है, और कैलकुलेशन के लिए कई बार हम 80 भी यूज करते हैं, ठीक है। और जो ये के ये वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, और कूलम कांस्टेंट भी के है, तो थोड़ा दोनों में लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस रखें। इन्फिनिटी होता है किसके लिए, किसी भी मेटल के लिए, धातु के लिए, ठीक है, धातु के लिए होता है, ये मान याद रखना है। वैसे कोई क्वेश्चन आता है तो कभी कभी के की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, उसके मान दिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ के हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या चीज आई हमारे पास कि एफ एयर अपॉन मीडियम आया, हमें ये पता चला कि फोर्स एयर में ज्यादा होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पे एफ मीडियम में ये कम होता है, ये अधिक है फोर्स और ये कम है। कब कम है, जब माध्यम के अंदर दोनों आवेशों को रखा गया है। तो ये हमने अभी किया है आवेश के बारे में, ठीक है। और आवेश के बारे में अगर हम एक सवाल देखें कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका काम क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्यों डालते हैं, परावैद्युतांक माध्यम डालने से परावैद्युतांक आता है, उसका काम क्या है। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि हमारे पास मान लो दो आवेश है, ठीक है, ये दो आवेश क्या काम करेंगे कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अभी जैसा ऑपोजिट नेचर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आकर्षित करेंगे, तो ये फील्ड लाइन क्रिएट करेंगे, ये फील्ड लाइन क्रिएट करेंगे, बल रेखाएं, ये बल रेखाएं, ठीक है, ये इस टाइप से बल रेखाएं होगी, और पॉजिटिव से निकलती हुई प्रतीत होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने क्या काम किया कि इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाके रख दिया। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ये कमी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनके कारण भी इधर ये नेगेटिव हो गया किनारा, ये पॉजिटिव हो गया, तो उनके कारण भी बल लगता है। तो ये क्या काम करता है कि इनके बीच में जो बल लगता है, जो बल रेखाएं, उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। हम ये कहेंगे कि एफ नेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। जो पहले फोर्स था विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिना माध्यम के जो बल था, अब वो बल नहीं रहता, थोड़ा चेंज हो जाता है, और एफ मीडियम जो होता है इक्वल टू एफ एयर या वैक्यूम अपॉन के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के हमारे पास कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो 10 न्यूटन या 100 न्यूटन, ठीक है, तो एफ मीडियम दोनों चार्जेस को पानी के अंदर डाल दिया, तो बीच में क्या आ गया, पानी आ गया। तो पानी आ गया, तो पानी के लिए मान लिया हमने 81, तो 100 न्यूटन अगर फोर्स है तो उसका 81 टाइम्स कम हो जाएगा। फोर्स इतना कम होने की वजह से पानी के अंदर अगर आवेशों को डाल के उनको अलग अलग किया जाए तो इजीली अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और इनको वैसे अलग करना मुश्किल है, लेकिन जब पानी में डाल दिया जाता है तो इन दोनों का जो फोर्स है वो 81 टाइम्स कम हो जाता है। मीडियम के अंदर, पानी के अंदर फोर्स क्या हो जाता है, 81 टाइम्स कम हो जाता है। इसलिए इन दोनों को Na और Cl को अलग अलग करना काफी इजी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका काम क्या होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कम कर देता है, जिसके कारण इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स की, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन हो गया हमारे पास दो आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम माध्यम क्या कार्य करता है।
क्या कार्य करता है। तो ये कार्य क्या करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका शॉर्ट में आंसर लिखते हैं, ये विद्युत बल रेखाओं को प्रभावित करता है, जिससे यह विद्युत बल रेखाओं को प्रभावित करता है, जिससे दोनों आवेशों के मध्य एफ नेट फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीडियम डालते ही इसीलिए है कि फोर्स को कम किया जा सकता है। जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स ये कम हो जाएगा, क्योंकि के से ये डिवाइड होता है। दूसरा, आगे जो हम काम कर रहे हैं वो देखते हैं कि अगर दो आवेशों को पानी के बीच में डाल दिया जाए और पानी का परावैद्युतांक जो होता है वो 80 होता है, ठीक है, तो जो मीडियम है पानी, उसके अंदर वो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। यदि दो आवेशों के यदि दो आवेशों के मध्य बल F है तथा यदि इन आवेशों को पानी में रखा जाए तो बल क्या होगा या बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है पानी के लिए K = 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है, F मीडियम = F एयर या वैक्यूम और अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू है F एयर की, F हो जाएगी जो हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली, और साथ ही K की जो वैल्यू है वो हम 80 लिख देंगे, यानी कि अर्थात अब इसको कैसे बोल सकते हैं हम कि माध्यम के अंदर जो बल है, अर्थात माध्यम में बल 80 गुना कम हो जाता है, ठीक है। तो बल जो होता है वो 80 गुना कम हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ऐसे मीडियम में रखा जाए कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो उसमें जो बल रहेगा वो क्या होएगा कि 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर करेंगे, लेकिन पहले करते हैं कि K की डायमेंशन क्या होती है, K की विमा ज्ञात करते हैं। K की विमा ज्ञात करना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहले मात्रक ज्ञात करते हैं। K का मात्रक क्या होगा, K का मात्रक ज्ञात करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो K की जो वैल्यू हो जाएगी कूलम्ब कांस्टेंट की वो F_R², ये वज्र गुणा होके इधर आ जाएगा, और Q1 Q2 है जो नीचे की साइड आ जाएंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, वज्र गुणा। ये Q1 आ गया और ये Q2 आ गया। तो मात्रक की बात कर रहे हैं तो बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन लिख दिया। R दूरी है और उसका स्क्वायर है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर होने की वजह से मीटर स्क्वायर। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। यहाँ पे दो आवेश है तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर हो गया। तो K का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। अब हम निकालते हैं K की विमा, निकालते हैं डायमेंशन, निकालते हैं K की। बात वही है, K का जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ से लिया हमने। K = हो जाएगा हमारे पास F_R² और Q1 Q2,
तो K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जो बल है उसकी विमा हमें पता है m1 L1 T-2 होती है, और ये जो डिस्टेंस है उसकी L1 होती है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से L2 लिखेंगे। आवेश की विमा होती है A1 T1, और दूसरे वाले आवेश की भी विमा होती है A1 T1। अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आवेश 2 है तो यहाँ पे A2 T2 हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज फर्स्ट है ये वाला, और ये वाला जो चार्ज है वो दूसरा आवेश है। पहले आवेश की A1 T1 और दूसरे आवेश की भी A1 T1। ठीक है, ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं वो पहले और दूसरे आवेश के लिए, दोनों ही आवेश होने की वजह से विमा क्या हो जाएगी A1 T1। तो हम लिखते हैं M अकेला ही है तो M1 आ जाएगा। L लिखते हैं L 1 2 बस 1 प्लस 2। T लिखते हैं -2, ये नीचे से ऊपर आएगा तो -1, और ये नीचे से ऊपर आएगा तो A1 अगर ऊपर आता है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी ऊपर आएगा तो, और इसकी भी -1 हो जाएगी। तो इस टाइप से K की विमा हमारे पास हो जाएगी M1 L3 T-4 और A-2। तो ये K का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और अगर हम K इक्वल टू बोलते हैं तो इसको हम कहेंगे कि K का विमीय समीकरण कहेंगे। ठीक है, K का विमीय समीकरण कहेंगे जो आया हमारे पास M1 L3 T-4 A-2। ठीक है, अब सेम इसी तरह से एप्सिलॉन 0 के मात्रक भी निकालते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखें इधर कि हमारे पास जो K होता है और एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें फॉर्मूला क्या बताया था, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लें तो 1/4 पाई कूलम कांस्टेंट हो जाएगा, और कुल 4 पाई तो देखो विमाहीन है, मात्रकहीन है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन K जो है उसका तो मात्रक होता है। जब K का मात्रक होता है तो वो नीचे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। K का मात्रक क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब ये बताया था तो कूलम स्क्वायर नीचे आएगा, और उस नीचे वाले कूलम स्क्वायर को हम लिख देंगे ऊपर की साइड। तो ये इसका विमा हो गई, ये मात्रक हो गया। अब हम इसका विमा निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करना चाहते हैं, विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं। तो बात वही है कि अगर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है 1/4 पाई K, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई K। तो 4 पाई तो जो है वो विमाहीन है, 4 पाई जो है इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन है। ठीक है, और K जो है उसकी विमा क्या बताई, M1 L3 T-4 A-2, M1 L3 T-4 A-2। अगर हम इनको सबको ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास M-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, A माइनस ऊपर जाएगा तो A नहीं है, T है, T माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास A का एप्सिलॉन नॉट का भी विमीय सूत्र आ गया है, एप्सिलॉन नॉट का भी क्या आ गया है, विमीय सूत्र आ गया है। तो इस तरह से हमने आज कूलम कांस्टेंट किया है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट्स बाकी हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो बाकी है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए उस वजह से ये जो बाकी कंसेप्ट है हम आगे वाले वीडियो में लेने वाले हैं, और क्वेश्चन भी आगे वाले वीडियो में लेने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ताकि आप वहां से पूरा वीडियो इससे पहले के टॉपिक देखना चाहें जरूर देख सकते हैं। पूरे चैप्टर के वीडियोस में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।